नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करते हैं शुरुआत। हाथरस सत्संग भगदड़ में 121 की मौत का ये पूरा मामला है। न्यायिक आयोग के सामने भोले बाबा की पेशी। न्यायिक आयोग के सामने पेशी, आज बाबा की पेशी होनी है। जांच के लिए न्यायिक आयोग का हुआ था गठन। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद की है। बड़ी संख्या में भोले बाबा के समर्थक लखनऊ पहुंचे हैं, तो न्यायिक आयोग के सामने आज पेशी होगी। तो आपको बता दें, हाथरस सत्संग भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी और अब आज भोले बाबा की पेशी होनी है न्यायिक आयोग के सामने। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। आसिफ, आज भोले बाबा की पेशी है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? जी बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में न्यायिक आयोग के सामने आज भोले बाबा पेश होंगे, जहां पर वो अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि मामले में 121 लोगों की मौत हुई थी और SIT का गठन किया गया था और जिसकी जांच अब न्यायिक आयोग ने पूरी कर ली है। भोले बाबा का बयान दर्ज होना है और इस मामले में सूची बता दूं कि 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। हालांकि चार्जशीट को लेकर भोले बाबा के वकील AP सिंह ने आपत्ति भी जताई थी, कई सवाल भी खड़े किए थे और शुरुआती दौर से ही AP सिंह जो अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से बयान आ रहा था इस हादसे को लेकर और कहीं न कहीं अपने आप को बेकसूर बताने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज जिस तरह से न्यायिक आयोग के सामने जो है भोले बाबा पेश होंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है और काफी संख्या में फोर्स लगाई गई है और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में भोले बाबा जो है न्यायिक आयोग के सामने पेश होंगे और उनके भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम भी किया गया है। जी बिल्कुल, लगातार चार्जशीट में पुलिस की चार्जशीट की बात करें तो बाबा को क्लीन चिट मिल गया था, लेकिन आज उनकी पेशी है। ऐसे में सियासत भी हमने उफान पर देखा था, जहां मायावती के द्वारा ये कहा जा रहा था कि बाबा ही इसके दोषी हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर बात करें बसपा प्रमुख मायावती तो मायावती लगातार भोले बाबा पर हमलावर होती चली आ रही है। हादसे के बाद से ही बसपा प्रमुख मायावती ने भोले बाबा के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात कही थी और यह कहा था कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि भोले बाबा कहीं न कहीं अंधविश्वास, आडंबर फैला रहे हैं और जिनके जाल में भोले भाले लोग फंस जाते हैं। और जब चार्जशीट दाखिल की गई थी, इस मामले में भी क्लीन चिट मिलने को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा हमला बोला था, सरकार पर सवाल खड़े किए थे और भोले बाबा को बचाने का बड़ा आरोप भी बसपा प्रमुख मायावती ने लगाया था। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने हाथरस हादसे में मारे गए 121 लोगों की आर्थिक मदद पहुंचाई थी और साथ ही साथ इस मामले में चुप्पी साधी थी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से सियासत गर्म हुई थी और बसपा प्रमुख मायावती लगातार हमला बोल रहे, तो ऐसे में कहीं न कहीं सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि 121 लोगों की मौत हुई थी। सत्संग भोले बाबा का था और भोले बाबा के अनुयायियों ने रूल रज लेने के लिए जिस तरह से अनाउंसमेंट किया था, यह बात मजिस्ट्रेटी जांच में भी आई थी और न्यायिक आयोग की जांच टीम ने भी इसमें खुलासा किया है कि भोले बाबा के अनुयायियों को जैसे इतनी बड़ी वारदात हुई। बिल्कुल, आज बाबा की पेशी है न्यायिक आयोग के सामने। कितने बजे ये पेशी होनी है, क्या कुछ खास रहने वाला है आज? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर भोले बाबा की पेशी की बात करें तो 10:30 बजे का समय दिया गया था। हालांकि अभी तक तो भोले बाबा नहीं पहुंचे हैं और न्यायिक आयोग के सामने बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और साथ ही साथ जो अनुयायियों की संख्या है
क्योंकि भोले बाबा के फॉलोअर और भक्तों की संख्या लाखों में है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम भी किया गया है और साथ ही साथ प्रशासन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। राजधानी लखनऊ की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जी सुशील, बहुत शुक्रिया आसिफ, इन तमाम जानकारियों के लिए आप निगाह बनाए रखिए। वही खबर अमरोहा से है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बता दें कि दो ट्रकों में जोरदार टक्कर से भयंकर आग लग गई। वहीं हादसे में ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने बड़ी ही मुश्किल से आग पर काबू पाया। तो दो ट्रकों में ये जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद ये भयंकर हादसा हुआ, जिसमें जिंदा जलकर ट्रक चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। अब तस्वीरों देख सकते हैं यह हादसा कितना भयंकर था। आग की लपटें ट्रक को अपने काबू में ले चुकी थी। वहीं ट्रक चालक को भागने का मौका भी नहीं मिला और ट्रक के अंदर ही जिंदा जलकर ट्रक चालक की मौत हो गई है। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल का जम्मू कश्मीर का दौरा टल गया है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते ये दौरा टल गया है। रविवार को डोडा जाएंगे अरविंद केजरीवाल। रविवार को धन्यवाद रैली को संबोधित करेंगे केजरीवाल। तो चुनाव आचार संहिता के लागू होने के चलते उनका दौरा रद्द कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुआ, जिसका नतीजा अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन डोडा में केजरीवाल के यानी कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। ऐसे में धन्यवाद रैली को संबोधित करने आज केजरीवाल जाने वाले थे। हालांकि आचार संहिता लागू होने की वजह से ये दौरा टल गया है, रद्द कर दिया गया है। रविवार को डोडा जाएंगे अरविंद केजरीवाल और रविवार को ही धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी केस के मूल वाद में सुनवाई है आज। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। आज हिंदू पक्ष बहस में रखेगा अपनी दलीलें। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने रखा था अपना पक्ष। मुस्लिम पक्ष ने खुदाई कराकर सर्वे कराने का विरोध किया था। हिंदू पक्ष ने सेंट्रल डोम के नीचे शिवलिंग होने का दावा किया है। मुख्य गुंबद के नीचे 100 फीट का शिवलिंग होने का यह दावा किया गया है। तो सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह सुनवाई होनी है। आज हिंदू पक्ष बहस में अपनी दलीलें रखेगा। बता दें कि पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी थी और आज हिंदू पक्ष की बारी है। तो ज्ञानवापी केस में आज सुनवाई होनी है। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने बैठक बुलाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक। अब से थोड़ी ही देर में कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक होनी है। कांग्रेस अपनी हार पर चिंतन करती हुई नजर आएगी। मंथन करने का दौर कांग्रेस के खेमे में लगातार जारी है और आज बैठक बुलाई गई है। आत्मचिंतन करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। 37 सीटें कांग्रेस को हरियाणा विधानसभा चुनाव में हासिल हुई है। हालांकि 10 साल बाद भी सत्ता में वापसी करने में कामयाब कांग्रेस पार्टी नहीं हो पाई। ऐसे में कांग्रेस आत्मचिंतन और आत्ममंथन करती हुई नजर आ रही है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। कांग्रेस ने ये बैठक बुलाई है। अपने चुनाव में मिली हार को लेकर चिंतन करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। तो लगातार हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है।
और आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। तो थोड़ी ही देर में कांग्रेस के मुख्यालय में ये बैठक आयोजित की जाएगी। हरियाणा में मिली हार को लेकर चिंतन किया जाएगा। आत्ममंथन का दौर कांग्रेस के खेमे में लगातार जारी है। कांग्रेस मुख्यालय में थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी। इस बैठक में कई दिग्गज और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कई ऐसे पहलू थे जिसको लेकर कांग्रेस इस बार बैकफुट पे फिर से नजर आई। 10 साल बाद भी कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। ऐसे में चिंतन का दौर, मंथन का दौर कांग्रेस के खेमे में लगातार जारी है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। हालांकि इस बैठक के बाद क्या कुछ अहम एक्शन लिया जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, देखना बेहद अहम होगा। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने यह बैठक बुलाई है। आत्मचिंतन का दौर लगातार जारी है। मंथन किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से बैकफुट पे 10 साल बाद भी आ गई है कांग्रेस। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अजय, आज बैठक बुलाई गई है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, क्या बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है? कांग्रेस की जिस तरह से हरियाणा में हार हुई है, उनकी उम्मीद थी कि इस बार जो हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो विफल था, जो मैजिक था, वो शायद फेल होता नजर आया। उसको लेकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि इसको मंथन किया जाएगा आखिरकार जो हार का जो मामला है वो किस तरह से, वो कहाँ हमारी कमियां रह गई हैं, किस किस की चुनौती होती है पता किया था। लेकिन जिस तरह से लगातार जो हरियाणा के पहलवानों का धरना, किसानों का धरना लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ चला, वो मैजिक भी इस बार हरियाणा में देखने नहीं मिला। लेकिन हरियाणा की जनता ने एक बार तीसरी बार फिर से जो बीजेपी को चुना है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार का मुंह देखने को मिला। तो इसको लेकर मंथन किया जाएगा। इसमें और जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको बुलाया गया है, दूसरे वाले को इसमें नहीं बुलाया गया है, वही शैलजा को भी इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। यानी कि जो बाकी अध्यक्ष है हमारे अड्डा को खड़गे उसको भी बुलाया गया है। अगर कहीं ना कहीं जिस तरह से बात करें कि जो चुनाव की रणनीति थी, जिस तरह से तैयारी की जा रही थी, जिस तरह उम्मीदें जताई गई थी हरियाणा के अंदर सरकार पूरी तरह से कांग्रेस की बनेगी, लेकिन जिस तरह से बहुमत सामने आया और देखने को मिला कि बीजेपी बहुमत पूरा पार गया और अपनी सरकार बनाने का दावा भी ठोक दिया। तो इसको लेकर आज मंथन किया। अब देखना होगा कि आखिर किन किन विषयों पर बात की जाएगी और कौन पार्टी में शायद उथल पुथल भी हो सकता है। बिल्कुल अजय, कौन कौन से दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, इसके अंदर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बोस मौजूद रहेंगे, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है वो रहेंगे, प्रभारी यहाँ मौजूद रहेंगे। देखिए, इसने साफ कहा कि सुरजेवाला और लगातार शैलजा उनको शायद इस मीटिंग में नहीं बुलाया और साफ मना करता। देखना क्या कारण है उनको नहीं बुलाया गया। देखिए, ये जो मंथन किया जाएगा, जो जिम्मेदारी जिनको दी गई थी, इस हिसाब से पूरी तैयारी की गई थी। कांग्रेस लगातार 10 साल से थी, लगातार वो तैयारी में थे कि अजय, कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को बाद में बुलाया जाएगा बैठक के कुछ देर बाद। देखिए, जैसे सूत्रों से मिल रहा है कि उनको इस मीटिंग में इनवाइट नहीं किया गया है, हो सकता है कि बाद में लेके अभी फिलहाल जिस तरह से जिम्मेदारी उनको दी गई थी हरियाणा की, उस हिसाब से जिस मीटिंग की जाए, क्योंकि सभी पदाधिकारी को बुलाया गया, लेकिन इनमें इन दोनों को नहीं बुलाया गया है। तो देखिए, सवाल है कि आखिरकार कहीं न कहीं जो कांग्रेस के मतभेद है आपस में, जिस तरह से गठबंधन साथ चलते थे, लगातार एक मनमुटाव होता, कोई पार्टी छोड़ गया था, नहीं बात जाती थी, तो कहीं न कहीं मुठभेड़ हुआ, क्योंकि आपस में झगड़ा इधर नहीं। वही बात करें कि और भी जगह जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की बात करें, वहाँ भी फेट बात कही थी, वहाँ भी कहीं न कहीं कांग्रेस को कमी सीटें देखने को मिल। लेकिन जो है हरियाणा में जो हार हुई है वो सबसे बड़ा उनका मैजिक, जो सबसे ताकि लगातार किसानों की आय की बात करें, पहलवानों को सम्मान की बात करें, तो ऐसे कई मुद्दे से विकास की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं सामने देखा है। क्योंकि लोकसभा में भी देखा गया कि बीजेपी ने लगातार बढ़त की थी, उसको सोचा कि जिस तरह से हमारी कांग्रेस की सीटें बड़ी हैं लोकसभा में, तो हो सकता है आने वाले समय में विधानसभा में हम सरकार बनाए। लेकिन जब चुनाव का नतीजा आया तो कांग्रेस को जमीन पर आगे गिरना पड़ा, क्योंकि उन्हें पूरा बहुमत नहीं मिला और न ही हरियाणा उनको चुना। बिल्कुल अजय, एक झटका भी लगा है और आज बैठक बुलाई गई है इसी पर चिंतन करने के लिए। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
खबरों बढ़ते आगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सोलंकी परिवार पर भरोसा जताते हुए कानपुर के सीसामऊ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। बता दें कि विधायक इरफान सोलंकी अग्निकांड मामले में 7 साल की सजा काट रहे हैं। 7 साल की सजा होने पर भी इरफान सोलंकी की विधायकी गई थी, जिससे कानपुर की सीसामऊ विधानसभा खाली हो गई थी। इसी मुद्दे को लेकर सीसामऊ विधानसभा प्रत्याशी नसीम सोलंकी खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मुकेश गौतम से। इरफान सोलंकी जो विधायक है, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी से बात करेगी। आपको बता दें, इरफान सोलंकी वही है जिनको अग्निकांड मामले में सजा हुई थी 7 साल की, जो सीसामऊ विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पर अभी सीट खाली है, जिसको लेकर के अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने भरोसा इरफान सोलंकी की पत्नी पर पूरा जताया है कि टिकट उनको बोलने के लिए दे दी गई टिकट। और आपको बता दें कि इनसे बात करेंगे कि जो टिकट उनको भरोसा जो जताया है, टिकट मिला है, वो कितना खरा उस पर उतरती है। ये कह रहे कि आपका बहुत बहुत स्वागत है यूनिवर्सिटी में और बड़ी बधाई आपको जो आपको टिकट जो मिला है। आप बताइए कि जो आपको टिकट मिला है, अखिलेश यादव जी ने भरोसा जताया है, कितना आप उस पर खरा उतरने का कोशिश करेंगे? हम पूरी कोशिश करेंगे 100 में 100% जो उन्होंने हम पे भरोसा जताया है, तो उस भरोसे को जो है 100 में 100% इंशाल्लाह पूरा करने के खरा उतरने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो क्या जो सीसामऊ जो विधानसभा जो क्षेत्रीय लोग हैं, उन पे कितना आपको भरोसा है कि आप वो जिता करके लेकर के आएंगे? सीसामऊ की जनता पर ही भरोसा है और उन्हीं के विश्वास के साथ ही हम दोबारा जो है हमारी जीती की सीट पे दोबारा जो है चुनाव लड़ने के लिए हमने जो तैयारी कर रहे हैं। और बाकी सीसामऊ की जनता हर एक बात जानती है, हर एक माहौल को देख लिया उन्होंने। 2022 में भी उन्होंने ही विधानसभा भेजा था विधायक जी को, और आज हम यहाँ पर है तो सीसामऊ की जनता के विश्वास की वजह से ही हम यहाँ हैं। जब आप अगर जीतती हैं, आप विधायक बनेंगी वहाँ की, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? क्या अधूरा काम अगर लग रहा है आपको? पहले इंशाल्लाह जीत जाते हैं और फिर उसके बाद काम तो करना ही है। 2 साल से कोई काम तो हुआ नहीं है, विधायक जी है भी नहीं 2 साल से यहाँ, तो जो काम रुके क्या कुछ हो भी नहीं पाते। शायद 2022 का हुआ था, कुछ ही समय था, फिर अंदर चले गए थे। तो उसमें जब हम जाएंगे विधानसभा में देखेंगे कि क्या क्या काम होने हैं तो कराया जाएगा। और मुद्दा विकास का भी है, जो काम नहीं हुआ अधूरे रह गए उनको करा जाएगा। क्या आप फाइट मानती हैं बीजेपी पार्टी से जो भी करने खड़ा अगर होगा उसमें, तो कितना आप अपने आप को उससे फाइट मानती हैं? कितना? देखिए, चुनावी मैदान हो या जंग का मैदान हो या कोई भी लड़ाई होती है तो उसमें 2 से 3-4 कैंडिडेट होते हैं जिनके बीच में मुकाबला होता है। तो फाइट तो है, लड़ाई तो है, और अगर नहीं होती तो फिर चुनाव भी नहीं होता। तो देखा जाएगा कि जो मजबूती से अपनी बात रख सके, पर मेन और अहम जो रोल होता है जनता का होता है। और सीसामऊ की जनता खास तौर पे जानती है कि उनका विधायक कैसे थे और किस वजह से आज जेल में। तो विधायक जी जेल में है, आपके पति जेल में है, क्या होता है कि कितनी सत्यता है जो आरोप लगे गए थे अग्निकांड मामले में, क्या है क्या लगता है कि आपको कितना वो सही है? आपने अपनी बात से खुद ही कह दिया कि आरोप है, और वाकई में आरोप ही है इनके ऊपर जो लगे हैं। नहीं, वो जेल में है तो आरोप लगे थे, उसके बाद फिर जेल में गए थे। अब आपको उसको कितना मानती है? नहीं, हम तो बिल्कुल 1% नहीं मानते। हमारे लिए विधायक जी जो है, कभी हमारी नजरिए से तो हम खुद बहुत बड़ा सबूत है उनकी बेगुनाही का, क्योंकि जहां हम लड़ाई लड़ते हुए आज 2 साल से पहुंचे हैं, तो हम खुद भी बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि विधायक जी बेकसूर है, बेगुनाह है। क्योंकि अगर जरा सा 1% भी उनका गुनाह होता है, गलती होती, तो शायद हम उनका साथ ना देते या हम इतनी लंबी लड़ाई ना लड़ते। और आज हम यहाँ खड़े हैं, आज मेरे बच्चे उनके लिए खड़े हैं, उनका परिवार उनके लिए खड़ा है, सीसामऊ की जनता खड़े, तो ये इस बात का सबूत है कि वो बेगुनाह है। तो सीसामऊ से इसमें प्रत्याशी है नसीम सोलंकी जी। आपको बता दें कि उनका कहना है कि अगर हमको जनता जिताती है, और पूरा विश्वास भी है उनको कहीं ना कहीं कि वो जीतेंगी। अगर वो जीतेंगी, जो भी कुछ अधूरे काम रह गए हैं उस अधूरे काम को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। कानपुर से मुकेश गौतम, इंडिया वॉइस न्यूज। खबरें बढ़ते आगे। गोरखपुर दौरे पर सांसद रवि किशन शहर के पूजा पंडालों का किया है भ्रमण। गोलघर स्थित पूजा पंडाल में की पूजा। नवरात्रि नारी सशक्तिकरण की प्रतीक, पीएम और सीएम नारी सुरक्षा के प्रतीक।
तो शहर के पूजा पंडालों का भ्रमण करते हुए रवि किशन नजर आए हैं। गोलघर स्थित पूजा पंडाल में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। नवरात्रि महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा के प्रतीक। गोरखपुर के सांसद रवि किशन का ये कहना है। तो गोरखपुर के दौरे पर है सांसद रवि किशन। अब आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके बाहर भी काफी सारे चेक इन लगे हुए हैं, ऊपर अलग अलग सिक्योरिटी वाला और अलग अलग कंपाउंड बनाए गए हैं। बहुत अच्छा यहाँ का दृश्य दिखाई दे रहा है और इस बिल्डिंग का भी आज उद्घाटन हो गया है। मैं सबको बधाई देता हूँ और उड़ान योजना के अंतर्गत देहरादून से अल्मोड़ा के बीच हेली सेवा का आज हम शुभारंभ भी कर रहे हैं। और ये तीनों ही परियोजनाएं हमारे राज्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे जहां एक और जैसा अभी हमारी बहन जी वहां से बोल रही थी कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार स्वरोजगार के क्षेत्र में, और विशेषकर हमारी जो मातृशक्ति अनेक प्रकार से जो आज स्थानीय उत्पाद बना रही है, उन उत्पादों को भी आज देश दुनिया के अंदर पहचान मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही सबके जीवन में एक बेहतर बदलाव लाने का काम ये सेवा करेगी। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं उत्तराखंड जहां देवभूमि है, वहीं देवभूमि में जो अल्मोड़ा शहर है, ये उत्तराखंड के प्राचीन नगरों में से एक है। इसका अपना एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बहुत महत्व है। अल्मोड़ा की जो प्राकृतिक सुंदरता है, शांत वादियां हैं, हरे भरे पहाड़ है, ऐतिहासिक मंदिर है, समृद्ध संस्कृति, देश दुनिया के, और जागेश्वर धाम, गोलजू का चितई गोलजू का स्थान, कटारमल सूर्य मंदिर, ऐसे अनेक स्थान वहाँ पर आज पूरी लोगों की जो आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं। साथ ही नंदा देवी का मंदिर, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे, यह भी अल्मोड़ा को विशेष बनाते हैं। इसके साथ ही जो हस्तशिल्प की जो ऊनी वस्त्र, स्थानीय व्यंजन भी यहाँ की विशिष्ट पहचान है। आप सबने देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर जब भी लक्ष्य सेन वगैरह मिलने जाते हैं तो उनके लिए यहाँ की बाल मिठाई लेकर जाते हैं, और प्रधानमंत्री जी कभी भूलते नहीं हैं। जब भी जिक्र होता है अल्मोड़ा का तो बाल मिठाई का भी जिक्र होता है। और इस हेली सेवा की शुरुआत से प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहरों का आनंद लेने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, वो आसानी से अब अल्मोड़ा पहुंच पाएंगे। बाई रोड जाना बड़ा कठिन होता था, बड़ा यात्रा थोड़ा लंबी भी होती थी, और बाहर के लोगों को भी और स्थानीय लोगों को भी ठीक आसानी से ये सेवा मिलेगी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देश में और जहां एक और वायु सेवाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, स्वदेशीकरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को भी ये सेवा मिले। और विशेषकर हमारे जैसे जो हमारा जो कठिन पूरा राज्य का जो एक भौगोलिक स्ट्रक्चर है, उसमें हेली सेवाओं का बहुत महत्व है। और एक समय था जब पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर रेल सेवा को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हवाई सेवा एक प्रमुख परिवहन का रास्ता बन गया है। तेज और विश्वसनीय साधन होने के कारण लोगों में ये अत्यंत लोकप्रिय भी हो रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो दीर्घकालिक सोच के कारण यह सब संभव हो पाया है। आज बहुत आसान हेली सेवा हो गई है। भाइयों बहनों, ये हमारा आज मैं इसको देखकर वास्तव में बहुत ही अद्भुत तरीके से इसका निर्माण किया गया है, इस टर्मिनल का। और 2013 में जब आपदा आई थी, उस समय इसका आपदा के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के सहयोग से
तो आप देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।